फोर्थ केस, मतलब चतुर्थी विभक्ति। तो उसका जो अर्थ है या उपयोग है वो क्या है, वो किस लिए हम उसका यूज करते हैं, कौन से सिचुएशन में यूज करते हैं, उसका उपयोग या अर्थ। तो मराठी में हम कहे तो चा करिता और चा साठी, या अगर हो किसी को लाभ हो रहा है, मतलब जिससे लाभ हो रहा है उसको चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। और चौथा जो है कि जिसे हम कुछ दे रहे हैं, उसे संप्रदान कहते हैं। जिसे हम कुछ दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय लगाते हैं। उसके प्रत्यय हमने देखे तो क्या है, स है, डबल स, और आय, आय भी है, आय। तो और अनेक वचन में आनंग, ये अनेक वचन में आनंग प्रत्यय है। तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये चतुर्थी विभक्ति में डबल स जो प्रत्यय है वो तो जनरल यूज के लिए हो जाता है, लेकिन आय जो प्रत्यय है वो इट इज नॉट यूज फॉर द जनरल पर्पज, मतलब वो सर्वसाधारण कारणों के लिए यूज नहीं किया जाता आय। तो अकारांत जो शब्द होता है, मतलब बुद्ध जो शब्द होता है अकारांत, बुद्ध जैसे जो शब्द है अकारांत, उसमें अगर आय को चतुर्थी विभक्ति को उसका उपयोग करना है तो वो सिचुएशन है हेतु और उद्दिष्ट। इसे हमें प्रदर्शित करना है, और या हमें वो दिखाना है, हेतु दिखाना है। जो भी हम कर रहे हैं, वो जब दिखाना है तब हम ये चतुर्थी विभक्ति का प्रत्यय का उपयोग करते हैं। जैसे कि चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसमें हम बहुजन सुखाय, सुखाय, सुख, आय, ये सुख ये अकारांत शब्द है, उसे आय लगा दिया। हमने ऐसा नहीं कहा बहुजन सुखस्य, हमने ऐसा नहीं कहा। तो सुखाय और हिताय, हित भी ये अकारांत शब्द है, तो हमने हितस्य ऐसा नहीं कहा, तो आय उसे प्रत्यय जोड़ दिया हित को। तो अनुकंपाय, ये भी एक शब्द है, मतलब अनुकंप प्लस उसे आय जोड़ दिया। तो ये आय क्यों जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे जो जो भिक्खु चारिका करने वाले हैं तो उसका उद्देश्य यहाँ पे दिखाना है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पे उसका उनका एम जो है, उद्दिष्ट या पर्पज चारिका करने का, यहाँ पे उनको कहना था। इसलिए यहाँ पे सुख, हित और अनुकंप, इस शब्द को आय प्रत्यय लगा दिया, यहाँ पे स प्रत्यय नहीं लगा दिया। वैसे ही हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि जहाँ पे आय प्रत्यय लगता है। हम ये भी कहते हैं नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। तो यहाँ पे बुद्ध को आय लगा दिया। तो नमन हमारा किस लिए है, पर्पज जो है बुद्ध के लिए है। मतलब हमारे सामने जो है बुद्ध तो नहीं है, अतीत काल के बुद्ध भी नहीं है, और भविष्य में आने वाले बुद्ध भी नहीं है। तो इन तो हम हमारा नमन जो है वो नमन बुद्ध के लिए है, लेकिन उस दिशा में है, उस दिशा में है जहां भी बुद्ध होंगे, उस दिशा में है। मतलब हमारा पर्पज जो है नमन का वो बुद्ध के लिए है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अब हम पंचमी,
पंचमी विभक्ति। तो इसके जो प्रत्यय है वो क्या है? आ, स्मा और मा। ये एक वचन में है और बहुवचन में है। बहुवचन में कौन सा है? ए ही और ए भी। ओके। तो जिस नाउन को ये प्रत्यय लगेंगे उस नाउन को हम क्या कहेंगे कि ये शब्द पंचमी विभक्ति में है। जैसे हमने अगर गामस्मा लिखा लिखा गामस्मा। इन दिस वर्ड गाम इज द क्या? रूट है। रूट है। गाम इज द रूट और प्रत्यय क्या लग गया? स्मा लग गया। तो ये पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? चा पासुन। और अंग्रेजी में कहे हम तो फ्रॉम। इसका अर्थ बिकॉज भी होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, एडवांस ग्रामर में वो जाता है। तो हम राइट नाउ हम यही सिर्फ चा पासुन मतलब अ, हिंदी में क्या कहेंगे हम? हिंदी में क्या कहेंगे इसके इससे? वजह हाँ। इसके वजह से। नो 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 नो, वजह से नहीं। चा पासुन। हम गांव से आ रहे हैं। हम्म। चा पासुन हिंदी में क्या कहेंगे? फ्रॉम। अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रॉम। ओके। गाम मस्मा, इसका मतलब क्या हो गया? गांव से, मतलब गावा पासुन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये चा पासुन का पंचमी का विभक्त मतलब क्या होता है? तो पहले एक जो कर्ता जो है वो किसी से अलग हो जाता है। किसी से अलग हो जाता है, किसी से अलग अलग होता है। मतलब होता है, मतलब उसका विरह होता है। अलग अलग हो जाना मतलब विरह। एक दूसरे से अलग हो जाते। कर्ता और जो भी दिया होता है वो अलग हो जाते हैं। और दूसरा, अगर कोई क्रिया नई शुरुआत करनी है, क्रिया नई शुरुआत, क्रिया की नई शुरुआत करनी है, तो इसलिए हम पंचमी विभक्ति का हम यूज करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं। अगर कर्ता जो है वो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से दूर जाता है, अलग जाता है, तो हम पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। या किसी की क्रिया की नई शुरुआत होने वाली है, तब हम पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे हमने गामसमा लिखा है। गामसमा, तो ये गांव से मतलब या गावा पासुन। और अगर इंग्लिश में कहे हम फ्रॉम विलेज, हम ऐसा कह सकते हैं विलेज। ओके। तो गांव से कौन कहाँ जा रहा है? तो अगर हमने लिखा यहाँ पे बालको गामस्मा विहारं गच्छति। ओके। बालको गामस्मा विहारं गच्छति। ओके। इसका मतलब क्या होगा
कि ये जो कर्ता जो है, ये गांव से मतलब गांव से अलग होकर कहाँ जा रहे हैं? बिहार को जा रहे हैं। मतलब ये कर्ता बालक और गांव का क्या हो रहा है? विरह हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति, जिससे वो अलग हो रहा है, उस शब्द को हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो किससे अलग हो रहा है? गांव से, मतलब गांव से अलग हो रहा है, इसीलिए इसलिए इसे हमने स्मा प्रत्यय लगा दिया। तो यहाँ पे गामा लिखा तो भी चलता है, क्योंकि गाम प्लस आ, कितने प्रत्यय है? आ, स्मा और मा। गाम प्लस आ, या गामम्मा भी हमने लिखा, गामम्मा, तो भी चलता है। मतलब तीनों का अर्थ एक ही होता है। ये तीनों का अर्थ क्या होता है? गांव से या गावापासून। वेयर, टुवर्ड्स टू, विहार, मतलब विहार के तरफ जाता है। बालको गामस्मा विहारं गच्छति। तो गामा, स्मा और मा, अगर हमने बहुवचन करना है, हमें अगर बहुवचन करना है, मतलब ए ही, ए भी, ये प्रत्यय अगर लगाना है, तो क्या करेंगे? बालको गाम प्लस ए ही, मतलब गा में ही। यहाँ पे मैं लिखता हूं गा में ही, मतलब ये जो ए जो है वो म को, उसका संधि हो गया, उसको जोड़ दिया गया। तो गा में ही या गा में भी, गा में भी, हम्म, गा में ही या गा में भी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर ये गा में ही गा में भी हमने अगर इसमें लिखा, सेंटेंस में लिखा, तो कैसा होगा सेंटेंस? वाक्य कैसा होगा? बालको गामे ही विहारं गच्छति, या बालको गामे भी विहारं गच्छति। तो इसका मतलब क्या हुआ? गामे ही और गामे भी का, तो अनेक गांव से, मतलब एक गांव से नहीं, अनेक गांवों से कहाँ जा रहे हैं? विहार, विहार जाते हैं, जाता है। अभी हमने ये सिर्फ यही एक वचन किया, तो सिर्फ हमें ट्रांसलेशन के वक्त हमें इस शब्द का ही अनेक वचन करना है। बाकी शब्द का अनेक वचन करना नहीं है ट्रांसलेशन में। तो बालकों मतलब एक बालक अनेक गांवों से, अनेक गांवों से विहार को, एक विहार को जाता है। एक बालक अनेक गावांपासून विहाराला जातो, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। ओके। अगर दूसरा, अगर हमने शब्द लिया, ये प्रत्यय है मा, मा, ए ही और ए भी, ये पंचमी, पंचमी, सॉरी, ये पंचमी है। ओके। तो और दूसरा कौन सा? विहारस्मा, विह विहारस, विहारस्मा, या खेतस्मा, खेतस्मा, या रुख, रुखस्मा, हाँ? या और क्या कह सकते हैं? गामस्मा तो हमने लिया, गामस्मा, या मग्गस्मा, मग्गस्मा लिखे या माँ लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ भी लिखा तो भी चलता है। खेतम माँ, या रुखम माँ, या गामम माँ, या मग्गम माँ,
या आ भी लगा सकते हैं। आ का भी मतलब होता है विहारा। वो क्या हो जाएगा, आ लगा दिया तो विहारा। यहाँ पे खित्त को आ लगा दिया तो क्या होगा, खित्ता। ये रुक्ख को आ लगा दिया तो वो क्या होगा, रुखा। गामस माँ को अगर आ लगा दिया तो वो होगा गामा। और मग्गस माँ को आ लगा दिया तो वो होगा, क्या होगा, मग्गा। तो ये इसका सबका मीनिंग क्या होता है, विहारस्मा मतलब विहार से या विहारा पासु। खेतस्मा मतलब खेत से या क्या कहते हैं उसे, शेता पासु। नंतर बाद में रुक्षस्मा मतलब झाड़ से या पेड़ से, या गामसमा मतलब गांव से, और मग्गसमा मतलब मार्ग से। तो इसका मतलब ऐसा होता है, मतलब चा पासु। तो इसी तरह हम इसको वाक्य में उपयोग करेंगे। और इसे ही अगर हमें अनेक वचन में करना है तो हम क्या करेंगे, कैसा लिखेंगे, विहार को विहारेभि, या विहारे ही, मतलब अनेक विहारों से। इसका मतलब ये हो जाएगा। खेतस्मा का अनेक वचन क्या होगा, खेते ही या खेते भी। रुक्षस माँ का क्या मतलब होगा, खेते, सॉरी, रुखे ही या रुखे भी। गामस माँ मतलब क्या, गाम, गामे ही या गामे भी। ओके। मग्गस माँ मतलब मग्गे ही, मग्गे भी। ये सब क्या हो गया, अनेक वचन में हो, मतलब अनेक विहारों से, अनेक खेत से, अनेक पेड़ से, अनेक गांवों से, अनेक मार्ग से। ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो गया है। तो इसे हम अभी बहुत सारे इसके हम ये करेंगे, क्या एग्जाम्पल लेंगे और हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपको इसमें कोई किसी को कोई शंका हो, डाउट हो, क्या या कंफ्यूजन हो तो वो हैंड रेस करके पूछ लीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं या एग्जाम्पल ले सकूं। ओके। बोलो बोले मैडम जी, हाँ कहिए। हा, देवेन सर, हाँ जी। हे मग्गस्मा म्हणजे याचा अर्थ काय होतो सर? मग्गचा अर्थ आहे मार्ग, रस्ता। मार्ग. अच्छा, बस तेच विचारायचं होता. मी ट्रान्सलेशन करताना सांगितलं ना, मग माझं लक्षच नव्हतं, मी लिहत होते की नाही म्हणून ते राहून गेलं अच्छा समज. अच्छा, हाँ ओके हं. ओके। और किसी को कुछ पूछना है, आपके पास लिली डिसिल्वा का जो बुक होगा वो आप निकालिए, सब हम उसके उसमें दिए हुए जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। पेज नंबर 16। कितना है पेज नंबर, 16, 16। 16। ओके ओके। पार्ट 4। हाँ पार्ट 4 है ये। ओके। यस यस, पार्ट 4। किसी को कोई डाउट नहीं ना, मतलब समझ में आ गया, इसलिए हैंड हैंड रेज नहीं किया है ना। ओके ओके। तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे, क्या है, चोरा गामम्मा, गामम्मा पब्बतंग धावंती। अभी आप सब एक्सपर्ट हो गए हैं, अभी आप मतलब आप सब होशियार हो गए अभी।
छोटे जो जो छोटे छोटे जो बातें हैं वो हम नहीं अभी बताएंगे आपको। सिर्फ अभी हम पंचमी सीख रहे हैं ना, तो ये पंचमी का जो शब्द है, जो शब्द है वो पहचाना है और उसका ट्रांसलेशन करना है। बाकी अभी चोरा, पब्बतन, धावंती, ये सब आपको ट्रांसलेशन तो आता ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो हम अपने परंपरा के अनुसार, अपने मेथड के अनुसार हम कैसे करते हैं, पहले पद को पकड़ते हैं, मतलब तो मूल शब्द है गांव धाव। गाम नहीं, गाम ये शब्द। क्रियापद से शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। धाव, धावनचे क्रियापद आहे सर. हाँ, अंती, मूळ धातू धाव आहे हाँ, आणि त्याला अंती हे प्रत्यय लागले आहे अनेक वचनाचं. हाँ, हाँ, बरोबर. आणि कोणचा काळ आहे? वर्तमान काळ, वर्तमान काळ, अनेक वचन. अनेक वचन. आणि धावचा अर्थ काय? धावचा अर्थ आहे धावतो आणि धावचा धावंती धावतात. धावचा अर्थ काय? धावचा अर्थ काय? धावणे. 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 और धावंतीचा अर्थ काय? धावतात. धावतात. ओके. अभी कोण, आता दुसरा प्रश्न काय आपला? अभी कोण हमें धावतो? क्या ढूंढना है अभी? क्रियापद कर्ता. कर्ता ढूंढना है, तो हम क्रियापद को क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। कोण कौन, दौड़ता है? कोण दौड़ता है? हाँ, हाँ, कौन धावतो या हाँ. कौन दौड़ता है, तो यहाँ पे कर्ता मिलता है, कौन है फिर वो? चोर. चोर. चोर, चोरा। तो इसमें मूल शब्द कौन सा है? चोर. चोर. चोर। उसको क्या प्रत्यय लगाया आ. है? आ. हाँ, हाँ, वेरी गुड। इसका विभक्ति पठमा क्या है? विभक्ती. पठमा पठमा, विभक्ती. पठमा विभक्ति। ओके। अनेक और वचन. अनेक वचन। तो मूल शब्द है चोर, और इसका अर्थ होता है अनेक वचन है, कर्ता. तो अनेक कर्ता. चोर। हाँ, अनेक अनेक चोर. चोर, कर्ता। ओके। अभी कर्ता हो गया। अभी दूसरा किसको ढूंढना है? कम्म को. कम को ढूंढना है। मतलब ये दोनों जो वीआईपी जो है उसको पहले हमें ढूंढना होता है ना। तो पब्बत, कम क्या है? पब्बतंग है ना। पब्बतंग. हाँ, तो मूल शब्द क्या है? पब्बत. पब, पब्बत। उसका प्रत्यय क्या है? अंग. अंग। हाँ, तो एक वचन है। द्वितीय विभक्ती. क्या? अनेक वचन. पब्बतंग एक द्वितीय, वचन. हाँ. द्वितीय विभक्ति, एक एक वचन। वचन. हाँ, पब्बत का अर्थ क्या होता है? पर्वत। पर्वत. और पब्बतंग का अर्थ क्या होता है? पर्वतापासून नाही, पर्वताकडे. कडे. पर्वताकडे। हाँ, तो पंचमी नका लावू त्याला, कारण अंग है ना नाही नाही. प्रत्यय। हाँ, हो. हाँ। अभी पर्वताकडे. ये, हाँ, अभी गामल माँ, ये हमारा अभी चालू, आखरी का. आखिरी का। पंचमी विभक्ती. हाँ, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है? गाम। गाम. उसका विभक्ति क्या, सॉरी, प्रत्यय क्या है? मा. माँ। तो ये महा किस में आता है, कौन सी विभक्ति में आता है? पंचमी विभक्ती. पंचमी विभक्ति में आता है। ओके। एक वचन है या अनेक वचन है? एक वचन. एक वचन। ओके। और गांव का अर्थ क्या होता है? गांव। गाव. हाँ। पंचमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? चा गाव पासु। से. गाव हाँ, से. गावापासून. हाँ। तो गाव वा पासु। हाँ, तो ये इसका ट्रांसलेशन क्या होगा फिर? ये अनेक चोर। अनेक हाँ, गावापासून हाँ। पर्वताकडे धावतात. ओके, वेरी गुड।
तो इसमें कोई किसी को डाउट है? कैसा किया, क्या किया? बिल्कुल सिंपल, अपनी जो प्रोसीजर है उसी तरह जाना है। अभी सिर्फ हम पंचमी का देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये देना। तो कोणाचे तरी माईक चालू आहे अँड दे आर टॉकिंग. म्यूट करा तुम्ही. हा. आता कोणचं उदाहरण घ्यायचं सांगा तुम्ही. तुम्हाला तुमच्या समोर जर समजा बुक असेल तर सांगा, आपण ते उदाहरण घेऊया. सभी स्टूडेंट को विनंती है कि आप हैंड राइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कुछ आता है तो भी चलेगा, लेकिन हैंड राइज करके आप सीखने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर किसी को क्या बोलते हैं, उसको कहना है कि सर ये इसका ट्रांसलेशन कीजिए, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये करना है, नहीं तो मैं अपने मन से भी ले लूंगा, कोई बात नहीं. हाँ, कौन, किसने किया? करुणा मैडम. हाँ हाँ, बोलिए. हाँ बोलिए. कसर कसर को कसर को खेतसमा कितने कितने नंबर का है ये? 2 नंबर. 2 नंबर. खेतसमा अभ्यास 4 है ना? ते मैडम, वाक्य विहारसमा खेतसमा रुखसमा हे नहीं 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 शब्दावरून नहीं वाक्य नहीं कर. नहीं नहीं नाही नहीं का? नहीं. लिली डिसिल्वा का किताब जो है ना, तो उसमें जो उदाहरण दिए वो मैं बोल रहा हूँ. नाही, ते नाही आहे अभ्यास सर. 4. अभ्यास 4 प्रमाणे. हाँ, नाही, ते नाही आहे. ते नाही ना. ओके ओके. नाही. ओके, मिस घेतो. दारको. हाँ, कोण? संजीव गौतम. कौन सा घ्यायचं आहे संजीव जी? नवोदय सर। नमो बुद्धाय. सर जो अभी जो चोर वाला बताया था, ये हिंदी में इसका ऐसे रहेगा ना, अनेक चोर हम्म. गांव से पर्वत की ओर दौड़ते हैं। बस बस. पर्वत की ओर मीन्स टू, टुवर्ड्स टू माउंटेन. पर्वत की ओर. बराबर है. अनेक अनेक चोर गांव से पर्वत की ओर दौड़ते हैं ना। हाँ हाँ. यस यस. ठीक ठीक। बराबर किया है. दारको मातुलस्मा. मातुलस्मा ओदनं याचति. ओके. um, सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो दारको मातुलस्मा ओदनं याचति. ओके. तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? याचति का, याचति का मतलब है मांगना, डिमांड करना. हाँ, मांगना. तो याचति का अर्थ क्या हो गया? मांगता है. ओके. कौन मांगता है? दारको मतलब लड़का. क्या मांगता है? ओदनंग मतलब चावल. ओके. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. बाकी क्या रहा? मातुलस्मा. मातुल का मतलब क्या होता है? मातुल का मतलब हम्म, मामा. मामा. हाँ, तो हिंदी में भी मामाच कहते हैं ना. मामा, मामा भांजा. ओके ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा? मातुलस्मा का अर्थ क्या क्या हो जाएगा? मामा से। मा, मामा से. गुड. मामा से.
मामा से, लड़का मामा से चावल मांगता है। समझ गए आप? हम्म। अगर मराठी में किए तो मुलगा मामापासून किंवा मामाला, मामापासून भात मागतो, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, लड़का मामा से चावल मांगता है। अगर और एक उदाहरण हम लेंगे, कुमारो, कुमारो सोपानम्मा पतती, पतती। ओके, कुमारो सोपानम्मा पतती। पत का मतलब है गिरना, गिरना, हाँ, नीचे गिरना। पत का मतलब है गिरना, नीचे गिरना। मतलब मराठी में हम कहते हैं पढ़ने, पढ़ने। तो पतती का मतलब क्या हो गया? गिरता है, पड पडत. गिरता है या पढ़तो, हाँ, पढ़तो। ओके। तो अभी क्या बाकी है? अभी कर्ता ढूंढना है आपको। कौन गिरता है, कौन पढ़तो? कुमार. कुमार। कुमारो. कुमार, हाँ, कुमार गिरता है या कुमार पढ़तो। ओके। अभी दूसरा, अभी क्या ढूंढना है इसमें? कम्म, हाँ, कम्म ढूंढना है ना। तो यहाँ पे कम्म क्या आएगा? कम्म क्या आएगा? वैशाली मैडम, हाँ बोलिए बोलिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अभी नहीं ढूंढ पा रहे क्या आप कम्म यहाँ पे? सोपानमाळ, सोपानमाळ येईल सर. सोपानमा आहे. सीढ़ी, सीढ़ी से. नहीं, मैं कम्म कह रहा हूँ, कम्म, कम्म, द्वितीय कम्मा नहीं. विभक्ति का कम्म। हम पहले क्या ढूंढते हैं? कर्ता ढूंढते हैं ना, तो फिर बाद में क्या हम्म. ढूंढते हैं? कम्म ढूंढते हैं। हम्म. तो यहाँ पे कम्म क्या आएगा? सीढ़ी से. सोपान. सोपान, सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है हम्म. ना, सीढ़ी. लैडर। हाँ, हम्म. सीढ़ी होता है. हाँ। तो कम्म कहाँ है? ये पद्धति, कम्मा नहीं इस है. इसमें कम्म कहाँ है? किसने कहा कम्म नहीं है? पतती आहे सर, पतती. ये तर वर्ब जर आहे. कर्त्याला जर विचारलं त्याचं कार्य काय आहे तर पडणे. हाँ, हाँ, सर याच्यामध्ये खरं म्हणजे विभक्तीच्या अर्थाने जर झालो तर कम्म नाही आहे आणि कोण म्हणते असं? पंचमीच्या मी म्हटलं कोण म्हणते असं? कारण मी कोण म्हटलं म्हणते? कारण द्वितीय विभक्ती इथे कोण नाही कोण? आहे नाव कुठलंही. नाव मला नाव नाही दिसत आहे तुमचं. मी भगवान जेठे बोलतोय. ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। आणखी कारण कोणीतरी याच्या एक जण म्हटलं ना ते की कम्म नाहीये म्हणून, लेडीज होते कोणीतरी. कोण म्हटलं तर? वैशाली ताई. त्याला पंचमी विभक्तीतून घेता येईल सीडी वरून, तर हा सीडी मी पण एक शब्द आपण कर्मावरून घेऊ शकतो कारण त्याच्यावरती क्रिया होती. सोपान म्हटलं होतं मी. कोण कोण? वैशाली सोपान. मॅडम, हो. कम्म नाही या वाक्यामध्ये. तुम्ही म्हटलं की कम्म आहे सोपान, सर, पण म्हणून मला असं हाँ? वाटलं. सोपान. विभक्तीच्या प्रमाणे घेतलं तर कम्म नाही, कारण आपण विभक्ती द्वितीय विभक्तीमध्ये आपण कम्म घेत असतो. हम्म. जर इथे सोपान कम्म नाही आहे का? सोपान कम्म असेलच ना. मोहिले मॅडम, तुमचं काय मत आहे? सुधा मोहिले मॅडम आहेत का? हा सर.
हा, अ, तुमचं काय मत आहे? हा कर्ता जो आहे तो म्हणजे जो सोपान आहे ते सीडी असते ना, तो सीडी हा वरून तो पडणार ना, म्हणजे पडतो. हा तो मुलगा म्हणजे सीडी वरून जर पडला तर हा जो सीडी जी आहे, हा सीडी जी आहे ती कर्त्याला म्हणजे हे करतो ना, म्हणजे पुश करत आहे, म्हणजे ऍडवर्क कम्म नाही म्हणता येईल सर ते. क्रिया क्रिया होते ना सर तिथे नाही, मला सीडीवर. कम्म ह्या सेपरेशनची वाक्यामधला क्रिया चालू आहे सर, सेपरेशनची हा सेपरेशनची क्रिया चालू होते. हा, तो पळण्यात. सेपरेशनचा तो पंचमी विभक्तीचा अर्थ हो पार्ट आहे. हो, बरोबर. पण व्हेर इज कम्म? कम्म कम्म नाही आहे कम्म सर कोणत्या इथे. विभक्ती? कम्म नाही आहे सर याच्यात, तसा सेपरेट असा काय कम्म आपण ते आयडेंटिफाईड करू त्यामध्ये शकत नाही कम्म आहे विभक्तीच्या सर. अर्पाने. हा, नाव यू आर करेक्ट. होत आहे, पण ह्या कम्माची वाक्या ह्या वाक्यामध्ये कम्म नाही. नाही आहे, बरोबर. थँक्यू मी सर. तुम्हाला ट्विस्ट केला, म्हणजे तुम्हाला याच्यामध्ये टाकला की बघूया ओके. आपण कोण कोण काय काय तारे तोड. कारण इथे तुम्हाला अंग हा प्रत्यय कोणालाच लागलेला नाहीये. दिसतोय का एखादा शब्द तरी अंग प्रत्यय लागलेला? कारण अंग प्रत्यय हा द्वितीय विभक्तीचा प्रत्यय आहे, नाही का? बरोबर. हा, तर अंग प्रत्यय द्वितीय विभक्तीचा शब्दच इथे नाही, तर कम्मच नाही. तर तुमच्या हे जरा थोडस आणखी परत मी म्हणजे क्लेरिफाय करण्यासाठी मुद्दाम तुम्हाला मी हा प्रश्न विचारला की प्रत्येक वाक्यामध्ये कर्म असतेच असं नाही, नाही. हे लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही जर असा आग्रह धराल की अरे इथे कर्म कुठे कुठे कुठे, मग आता तुम्ही काही जण सोपानम्माला पण कर्म म्हणून टाकलं. हाऊ यू कॅन से सोपानम्मा कर्म? तर कर्म जे आहे द्वितीय विभक्ती आहे आणि त्याचे प्रत्यय अंग आणि ए आहे. तर सोपानम्माच्या शब्दामध्ये अंग आणि ए प्रत्यय दिसतोय का? नाही दिसत आहे. तिथे तुम्हाला प्रत्यय म्हा दिसतोय काय? आणि म्हा प्रत्यय हा पंचमीचा है, मतलब ये प्रत्यय जो है पंचमी है में है, तो ये शब्द जो है ये पंचमी में ही में आएगा, द्वितीय में नहीं आएगा, कर्म के अर्थ में नहीं आएगा. ये आपका इतना क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ये करेक्ट. मैंने आपको जो प्रश्न पूछा ये तो आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए कहा और बातें क्लियर करने के लिए कहा. तो यहाँ पे कम्मन नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? सिर्फ ये कर्ता है, ये पंचमी विभक्ति है और ये क्रियापद है, बस इतने ही है. तो इसका मतलब क्या होता है? कुमारो सोपानम्मा पतति, मतलब कुमार. तभी सोपानम्मा का मतलब क्या हो जाएगा? सीडी से भी हो सकता है, और मराठीमध्ये सर आपण सीडी वरून असा म्हणजे हाँ हाँ, प्रचलित उपयोग आपण यस यस, सीडी वरून घेतो. हाँ पण सीढ़ी तसं से. मग ग्रामॅटिकली म्हटलं तर तुम्ही मग म्हणणार हे वरून नाही याच्यात नाही, सीडी आहे वरून. नाही. हे हा. बघा, सीडी आणि कुमार यांचं सेपरेशन होतंय, कळतंय ना तुम्हाला? हो सर. दॅट्स ऑल. हा, बस ओके ते तुम्हाला समजलं पाहिजे फक्त. ओके. सीडी से या फ्रॉम सीडी लॅडर. वरून. हा. हा, लॅडर और मुलगा किंवा सीडी वरून पडतो. हा, शिडीवरून असा. कुमार ओके. म्हणजेच मुलगा शिडीवरून पडतो, असा त्याचा अर्थ झाला. ओके. आणि ओके. हिंदी में कुमार सीढ़ी से गिरता है. हं? असं ह्या हम्म. वाक्याचा अर्थ झाला. ओके. तुम्ही विभक्तीच्या बाहेर जायचं नाही, कोणालाही कोणची विभक्ती लावायची नाही किंवा बोलायचं नाही. जे प्रत्यय जे आहेत ना, तेच प्रत्यय जर असेल तरच ती विभक्ती त्याला म्हणायची, त्याचा अर्थ लावायचा. लक्षात ठेवलं ना? और अभी एक ये उदाहरण है, उपासका. उपासका समणे ही सद्धिम. उपासका समणे ही सद्धिम विहारस्मा. विहारस्मा म्हणती. निखमति. निखमति. निखमति.
ओके, निक्खमति का मतलब क्या होता है? निघतात, बाहर, बाहर बाहेर पडणे. निघणे, बाहेर हाँ, पडणे, बाहर, बाहेर निघणे. बाहर पडणे. ओके. हाँ, तो अभी कौन कौन कहेगा ये इसका ट्रांसलेशन? यहाँ पे पंचमी का शब्द कौन सा है? विहारस्मा. विहारस्मा. ओके. क्रियापद निक्खमंती है, कर्ता उपासक है, और ये समने ही सद्दिम, ये कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ती. ये तृतीय विभक्ति है. विभक्ति. वेरी गुड. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा अभी? कौन कहता है? नए अनेक. स्टूडेंट जो है, नए स्टूडेंट, उनको भी जरा अवसर दिया जाए, संधि दी जाए. उपासका, समने ही सद्दिम, समने ही सद्दिम, विहारस्मा, विहारस्मा, क्रियापद आहे. ओके. क्रियापदाचा अर्थ काय झाला? बाहर निकलना, बाहर निकलना. ओके. किंवा बाहेर पडणे. पुढे काय? त्याचा अर्थ काय? निक्खमती. मूळ शब्द काय? निक्खम, निक्खम. आणि निक्खमतीचा अर्थ काय होईल? बाहर पडता है, मतलब बाहर जाता है किंवा बाहेर पडतो, बाहेर पडतो. ओके. या निक्खमतीला प्रश्न विचारला आपण, करता कोण बाहेर पडतो? तो उपासक. बाहेर पडतात. हा, हे अनेक वचनामध्ये. उपासका म्हणजेच काय? उपासका म्हणजे उपासक आपण जे म्हणतो ते. उपासक. विहारस्मा ही का कोणच्या शब्दाची विभक्ती आहे? कोणची पंचमी. विभक्ती आहे? हा, पंचमी. 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 हा, याचा अर्थ काय झाला? विहारापासून. विहारापासून, विहारापासून. ओके. आता समणे ही सद्दिम, हे काय झालं? ही कोणची विभक्ती आली? तृतीय विभक्ती आली. ओके. हा, समणे ही सद, एक वचन आहे, म्हणजे अनेक, अनेक श्रमणा सद्धीम, अनेक श्रमणांसोबत. इथे काय येईल? सोबत. ओके. अनेक उपासक अनेक श्रमणांसोबत विहारापासून किंवा विहारातून जरी तुम्ही म्हटलं तरी तो जो अर्थ जो आहे तो प्रदर्शित होतो. म्हणजे हे जे अनेक श्रमण जे आहे त्यांचा आणि ह्या विहाराचा काय होतोय? विरह होतोय, म्हणजे ताटातूट होतोय, म्हणजे एकमेकांपासून दूर जात आहेत. हे त्याच्या विहारस्माच्या शब्दांनी काय होतं की काय म्हणतात त्याला, प्रदर्शित होतं. म्हणजे विहारातून जरी म्हटलं तरी चालेल, विहारापासून म्हटलं तरी चालेल, बाहेर पडतात. या अनेक उपासक अनेक श्रमणांसोबत विहारातून बाहेर पडतात, अशा प्रकारचं त्याचा अर्थ होईल. इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? अनेक उपासक अनेक श्रमणों के साथ विहार, विहार से, एक विहार से, मतलब विहारस्मा है ना, एक विहार से बाहर निकलते हैं, ऐसा ऐसा इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा. ओके. तो अगर हमने यहाँ पे विहारस्मा के बजाय हमने विहारे ही
अगर विहारे ही ये शब्द लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनेक, अनेक, विहारात हाँ, अनेक विहार विहारापासून तून किंवा तून अनेक विहारातून विहारातून बाहेर पडतात. ओके. आता समणे ही सद्धिम. आता ये अनेक वचन में है. अगर हमें इसे एक वचन में करना है तो क्या करेंगे? एक वचन में क्या हो जाएगा इसका? समणे ही सद्धिम का एक वचन क्या होगा? समणेन, समणेन नऊ सद्धिम. मतलब एक श्रवण के साथ. समणे ही सद्धिम ये अनेक वचन में है और समणे न सद्धिम क्या है? ये समणे ही सद्धिम ये अनेक वचन में है और समणे न सद्धिम ये एक वचन में है. तो क्या होगा? अनेक उपासक एक श्रवण के साथ, हाँ, अनेक विहार से बाहर निकलते हैं. ऐसा इसका अगर ये ऐसा सेंटेंस लिया जाए, ये और ऐसा. ओके. अनेक उपासक एक श्रवण के साथ क्या अनेक विहारों से बाहर निकलते हैं. तो आपको ये आप खुद एक वचन से अनेक वचन, अनेक वचन से एक वचन कर सकते हैं और उसी हिसाब से उसी के अनुसार आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हो. तो ये आपको ट्राई करना है, मतलब ये प्रैक्टिस करनी है आपको. ओके. तो अगला एग्जाम्पल हम लेंगे. चोरो गामम्मा. चोरो गामम्मा साकटेन साटके हरती. हरती का मतलब, हर का मतलब है ले जाना. तो हरती का मतलब हो गया ले जाता है, म्हणजे घेऊन जातो मराठीमध्ये. बरोबर ना? ओके. आता कर्ता कोण आहे? चोर, म्हणजे चोर. चोरो हा. आता गामम्मा ही कोणची विभक्ती आली? पंचमी. पंचमी. तर याचा अर्थ काय होतो? गावापासून. हा, गावापासून किंवा तून. ओके. म्हणजे आता चोर आणि गाव यांची गावातून किंवा गावापासून. साकटेन, इथं मूळ शब्द काय आहे? साकेत. साकट. हा, म्हणजे काय? बैलगाडी. बैलगाड. हा हा. आणि ए न प्रत्यय लागलाय, म्हणजे काय अर्थ झाला? तृतीय तृतीय विभक्ती. तृतीय विभक्ती. हा, येन म्हणजे प्रत्यय. हा हा. साकटेन म्हणजेच काय? बैलगाडीने किंवा बैलगाडी मार्फत किंवा द्वारा. बैलगाडीने. ओके. साटके म्हणजेच काय? साटक म्हणजे काय? ऍक्च्युअली साटक म्हणजे अंगावरती जो पडता आपण टाकतो ना असा, काय म्हणतो त्याला, एक कपडा टाकतो की नाही आपण लांबचा लांब, जे गावातले श्रेष्ठी लोक असतात बघा, उपरण उपरण, हा हा, त्या पद्धतीची वत्थ. आली. साटके ही द्वितीय विभक्ती. अनेक वचन. अनेक वचन, अनेक वचन. ओके. म्हणजेच काय? कपड्यांना, कपड्यांना.
हा, चोर गावापासून किंवा गावातून बैलगाडीने कपड्यांना घेऊन जातो. आता कपड्यांना असं आपल्या मराठीतून आपल्याला अं, एवढं ठीक वाटत नाही, पण आपण ग्रॅमॅटिकल लिहितो आहे त्यामुळे ठीक आहे. चोर गांव से बैलगाड़ी से कपड़े मतलब कपड़ा ले जाता है, असं इसका मतलब हो जाएगा. तो नुसतं कपडे म्हटलं इथे यहाँ पे कपडे अगर हमने लिखे तो भी चलता है. हा, चोर गावापासून बैलगाडीने कपडे घेऊन जातो. ओके. यामध्ये आता अजून कोणाला काही शंका? सर जय भीम हाँ सर. हाँ हाँ बोला. याचं ट्रान्सलेशन सांगू का कशाचा? सेंटेन्सचं? हे चोरा गामम्मा साकटेन साकटेन साटके हरती, या सेंटेन्सचा. साकटेनं हाँ गाड़ी से हाँ हाँ गाड़ी गाड़ी से चोर चोर गांव से गाड़ी से वस्त्र ले जाता है. हाँ हाँ बराबर है. ठीक है ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं. हा मला हिंदीमध्ये थोडं जमते व्यवस्थित. अच्छा, मग हिंदीमध्ये आम्हाला जमत नाही, तुम्ही आम्हाला मदत करत चाला. नाही नाही ओके. तसं नाही. ओके. तो यामध्ये ये जो पंचमी विभक्ति है, तो इसमें किसी को कोई शंका है या क्या, कोई डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है और हमने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं, तो एग्जाम्पल भी लिए हैं, तो अगर किसी को अगर डाउट नहीं है तो फिर हम अगली जो विभक्ति है, छठी विभक्ति, उसके तरफ जाएंगे, मतलब वो अध्ययन के लिए लेंगे, उस पे हम बात करेंगे. ओके. तो किसी टू पार्टिसिपेट, जिसको कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, वही हाथ अभी रेस करेंगे. हाँ, अगर किसी ने हैंड रेस कर दिया है और उसको डाउट नहीं है तो वो हैंड उसको वो ये कर दे, मतलब निकाल दे. जिसको डाउट है वही, या कुछ समझ में नहीं आया है तो वही. हाँ, तो जागृति मनवरे. हाँ बोलिए मैडम. हेलो. हॅलो. हाँ बोलिए बोलिए. जय भीम सर. मला पंचमीमध्ये जे अनेक वचन आहे ए ही लागते आणि ए बी लागते, ते तृतीय विभक्तीमध्ये पण लागतात. त्याच्या ते थोडस कन्फ्युज वाटत आहे का कसं मग ओळखायचं वगैरे. ते हे जे तृतीय विभक्ती मध्ये पण आहे आणि पंचमी विभक्ती मध्ये पण आहे, नाही का? तर हे पण ए ही आहे आणि ए बी. ओके. तर हे जे आहेत ना, हे कसं ओळखायचं? तृतीय आहे या पंचमी आहे? तर तृतीया का अर्थ हॅलो सर, आवाज नाही येत आहे. हॅलो. एक मिनिट. हा, आवाज नाही येत आहे. बाकीच्यांना येतोय आवाज? हाँ ठीक है. अभी आपका येत आहे सर, येत आहे. हाँ 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 हाँ. तो तृतीया का मतलब होता है चा मार्फत, चा द्वारे, मतलब से. हाँ. और पंचमी का होता है चा पासून.
मतलब किंवा उससे नाही, उससे हं. ऐसा. तर हे जे आहेत ना, हे वाक्यामध्ये तुम्हाला सर अजून आवाज नाही येत आहे. जी जी, 2 मिनट रुके क्योंकि उनका नेटवर्क जा रहा है, इसके वजह से हम वापिस हं. उनको बोलेंगे कि शुरुआती से बताइए करके. मला वाटलं का माझंच नेटवर्क जात आहे का. सर अनम्यूट कीजिए आपको. शायद आपका नेटवर्क सही नहीं है अभी. हाँ, येतोय आवाज? आवाज, हाँ, आवाज येतोय. हाँ हाँ. वही सेम टेबल उनको वापस दिखाइए, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि नेटवर्क आपका चला गया था. हम्म. हा, तृतीय विभक्ती आणि पंचमी विभक्ती, नाही का? तर त्याचे जे क्रिया वाक्यामध्ये, त्याच्यावरनं तुम्हाला हा जो पंचमी विभक्तीचा अर्थ लावायचा का तृतीय विभक्तीचा अर्थ लावायचा, तो तुम्हाला कळेल. आणि तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागेल. यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, म्हणजे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सराव करना पड़ेगा, तभी वो आपके ध्यान में आएगा, तभी आप समझ सकते हो. हाँ, ओके. और सर वो पहले से बताइए, क्योंकि पहले से जो आप बता रहे थे वो कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, तो तृतीय विभक्ति में विभक्ति जो है उसमें अनेक वचन या एक वचन. हाँ, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति ए ही और ए भी, और पंचमी में भी ए ही और ए भी, ये दो, दोनों में भी एक ही जैसे प्रत्यय है. तो ये हमें कैसे समझना है कि ये तृतीया का है या पंचमी का है. तृतीया का तो समझना बहुत ही आसान है. अगर सद्दिम शब्द आ गया तो समझ लेना कि ये तृतीया है. ओके. और अगर ये पंचमी का अगर आया तो वहां पे हमें देखना है कि ये साथ जाता है या चा मार्फत होता है या चा पासून. कर्ता जो है उसकी क्रिया क्या है, क्रियापद के अनुसार, कर्ता की क्रियापद के अनुसार क्रिया क्या है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये तृतीया विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है. जैसे अगर हमने याचको याचक गुणन याचती, ओके, ये हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया. याचती का मतलब है मांगना. ओके. तो कौन मांगता है, याचक मांगता है, तो मांगने की क्रिया है. तो हमें ये समझ आता है कि ये किसी से भी
किसी से कुछ तो भी मांगता है, तो जो कुछ मांगता है तो वो, और जिससे हमने उसे लेना है वो, उसका क्या हो जाता है, विरह हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए, कस्स कस्मा गोणन, मतलब किसान से बैल को, बैल को मांगता है। तो ये हमें, ये जो शब्द होता है ना, याचती और कस्स कस्मा, इससे पता चल जाता है, या कस्स के ही, कस्स कस्स के ही। हाँ, अगर हमने अभी ऐसा ये लिया, याचको कस्य के ही गोणम याचती। हाँ, तो यहाँ पे कस्य के ही, ये कौन सी विभक्ति है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये तृतीया भी हो सकती है या पंचमी भी हो सकती है। तो हम दोनों विभक्ति का अर्थ यहाँ पे लगाएंगे, और उससे हम फाइनल करेंगे कि ये कौन सी विभक्ति है। तो हमने अगर तृतीया विभक्ति लगाई, तो इसका क्या मतलब होगा, याचको कस्य के ही गुणं याचती। मतलब याचक किसान, किसान के द्वारा बैल मांगता है। ओके, ये होगी तृतीया। और अगर पंचमी में हम करेंगे तो क्या हो गए, होगा जाएगा, याचक, ये यहाँ पे किसानों के द्वारा, मतलब ये अनेक वचन में है, किसानों के द्वारा बैल मांगता है। और पंचमी में क्या हो जाएगा, याचक अनेक किसानों से, अनेक किसानों से बैल मांगता है। ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो कौन सा ठीक लगता है? अगर देखा जाए तो ये दोनों भी ठीक है, मतलब इसका मीनिंग हो जाता है, याचक जो है किसान के द्वारा किसी को बैल मांगता है, ऐसा भी हो सकता है। और नीचे वाला पंचमी का, याचक अनेक किसानों से बैल मांगता है। तो यहाँ पे अनेक किसानों से बैल मांगता है, तो ये, इसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा अपने आप को सिद्ध कर देता है ये सेंटेंस, कि इसका मीनिंग ऐसा ऐसा है। तो मोर अप्रोप्रिएट सेंटेंस इज क्या है, याचक अनेक किसानों से बैल मांगता है। तो ये जो है, ये सब प्रैक्टिस का मैटर है। मतलब आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, सराव करेंगे, तो अपने आप आपको वो पता चल जाएगा। और ये जो सेंटेंस होता है ना, उसके आगे का और पीछे का, ये भी दोनों, अगर पैराग्राफ में ऐसा सेंटेंस आ गया, तो आगे का और पीछे का दोनों सेंटेंस, ये वो भी हमने पढ़ना है। तो उससे हमें और ज्यादा पता चल जाता है कि ये, इसका मीनिंग ये हो सकता है, ऐसा ऐसा पंचमी का हो सकता है, या तृतीया का हो सकता है। ओके, समझ में आया? हो सर, ठीक आहे, आलं नेक्स्ट। लक्षात. हाँ 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 हाँ, बोला, कोणी आहे का अजून? कल तो मैम आपको अनम्यूट किया है, आप पूछिए प्लीज। बोला बोला, लवकर लवकर पूछना बोला। नहीं है, समझा, समझ गए. और तो, हाँ, तो फिर हैंड आपका वो रेस वो दिख रहा है, वो कट कर डालो ना। हाँ हाँ, सर भगवान जेठी जी। त्याच्यामध्ये
तृतीय आणि पंचमीमध्ये जे दोन वाक्य आपण केले त्यामध्ये पहिल्या तृतीयामध्ये केलं तर याचक शेतकऱ्याद्वारा बैल मागतो, इथे शेतकऱ्याद्वारा शब्द आलेला आहे. आणि पंचमीमध्ये जेव्हा जातो आपण याचक शेतकऱ्यापासून, त्या दोन्ही वाक्यामधून हा जो पंचमीचा वाक्य हा जास्त क्लॅरिटी देते, म्हणजे कोणापासून तो बैल घेऊन जातो तो क्लिअर दाखवतो, म्हणजे शेतकऱ्यापासून घेतो. हा हे येस मोर येस अप्रोप्रिएट वाटतं तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे. हा मोर आठवलं. हा तर ते आपल्या आपल्यावरती आपला सेन्स कसा आहे किंवा आपण हम्म, किती समजू शकतो. आणि हे हम्म, खूप प्रॅक्टिस केली, पाली भरपूर वेळा वाचली तर ते हम्म. येऊन जाते, लक्षात येऊन करेक्ट जातं. काही करेक्ट. ते ओके सर. एवढं अवघड नाहीये. ओके सर, थैंक यू सर. ओके. हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं हो तो मैं छठी विभक्ति का आरंभ करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। 5:30 बज गए, तो मुझे लगता है कि अभी नया विषय शुरू होने से पहले हम यही कंप्लीट करेंगे। हाँ, नरवाड़े सर, सुभाष नरवाड़े। तृतीय विभक्तीमध्ये करण जे असते, ज्याला आपण हाँ वाक्यामध्ये करणचा वापर होतो. आणि पंचमी विभक्तीमध्ये अपादानचा म्हणजे सोडून जाणे, निघून जाणे, दूर जाणे, हे जेव्हा त्या वाक्यामध्ये वार्थ अभिप्रेत असतो त्यावेळी आपण हाँ अनेक वचनात येही येबी तृतीयाचा आहे की पंचमीचा आहे हे समजून घ्यायला म्हणजे समजायला पाहिजे, असं माझं मत आहे. अगदी बरोबर आहे. तुमचं जे मत धन्यवाद सर. आहे त्याच पद्धतीने तुम्ही हो समजून घेतलं पाहिजे. हो ओके. सर, सर धन्यवाद सर, हा, असं धन्यवाद. समजलं तर ते त्यामुळे हो लक्षात येतं. हो, हा करण आणि अपादान या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. हा म्हणजे जसं हा. प्रथमा विभक्ती म्हणजे पंच कर्ता, द्वितीय कम्म, हे जे आपण बरोबर. सांगितलेलं आहे वारंवार आम्हाला, त्याच्यावरून हो हो याचा आता म्हणजे पंचमीचं अपादान सांगलं नाही आपण, तर ते हा अपादान असेल म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे, सोडून जाणे, लिव, हा तर त्यावेळी आपण हा. पंचमी विभक्ती आहे हे समजून अनेक वचनामध्ये हेही आहे की हे बी आहे हे समजून घेऊ शकतो सर. असं बरं म्हणजे एक बरोबर. माझं मत आहे सर. ओके ओके ओके, बरोबर आहे. थँक्यू सर. जसं की नरवाडे साहेबांनी सांगितलं ना, अपदान, अप अप हा जो आहे ना तो इंडिकेट काय करतो, दर्शवतो दूर जाणे. आपण कोणाला अपशब्द जर बोललो तर तो आपल्या जवळ येत नाही, तो काय जातो, दूर जातो, नाही का. अप हा जो प्रिफिक्स जो आहे तो म्हणजे तो त्या अर्थानेच वापरला जातो की एखादी गोष्ट दूर जाणे, लांब जाणे, विरळ होणे, ताटातूट होणे, तर त्याला अपदान, पंचमीला त्यामुळेच अपदान म्हटलेलं आहे. अपदान. आणि चतुर्थीला काय म्हटलेलं आहे, संप्रदान म्हटलेलं आहे. तो संप्रदान, प्रदान करने मतलब देना है किसी को। आदान और प्रदान हम कहते हैं ना, लेना और देना, तो इसमें हम संप्रदान मतलब हम किसी को देते हैं, तो देने का मतलब के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और अगर कोई किसी से दूर जाता है मतलब अपदान हो जाता है तो पंचमी का हम उपयोग करते हैं। तो ये आपको सबको क्लियर हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूँ, हमारा जो पंचशील जो है ना, पंचशील, ये पूरा पंचशील जो है ये पूरा पंचमी में है, पंचमी विभक्ति में है। ये आपको पता है या नहीं है मुझे मालूम नहीं। तो ये देखिए, यहाँ से पानाती, पानाती, पाता, तो ये जो पाता जो है ना, तो इसे पात प्लस आ, तो ये जो आ जो है पंचमी का ही प्रत्यय है। दूसरा कौन सा है, अदिन्ना, अदिन्ना दाना, तो यहां भी अदिन्ना दान प्लस आ, तो ये यहां भी पंचमी है। ओके। तीसरा कौन सा है, मूसा वादा, मतलब वाद, मुसावाद मूल शब्द है और इसमें आ गया, तो मुसावादा पंचमी विभक्ति।
और चौथा कौन सा है? सील। नहीं, तीसरा चौथा कामेसु। कौन सा है? कामेसु। ये यहाँ पे कामेसु आना चाहिए। ठीक है, हम ऊपर नीचे हो गया। कामेसु मिच्छाचारा। ओके, तो यहाँ पे मिच्छाचारा क्यों है? यहाँ मिच्छाचारो नहीं है, यहाँ मिच्छाचारेन नहीं है, यहाँ मिच्छाचाराय मिच्छाचारस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? मिच्छाचारा मतलब आ प्रत्यय, मिच्छाचार को आ प्रत्यय लग गया तो हो गया पंचमी। ओके, और लास्ट जो है वो क्या है? सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना। ये जो है ठाना, ये ठान को आ प्रत्यय लग गया। तो ये जो पंचमी का जो आ, स्मा और मा जो है उसमें का हाँ आ प्रत्यय जो है हर एक सील को लग गया। तो ये सील से, इससे दूर जाने की बात कही जा रही है। मतलब हिंसा से दूर, मतलब विरह होने वाला है, होता है। अदिन्ना दाना मतलब जो नहीं दिया है उससे हम क्या हो गए? वे रमणी हो गए, वे रमणी हो गया हम। मतलब इसमें हम रमरान नहीं होगे, हम लेने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है, रमने वाले नहीं है। किससे? हम पानाति पाता से हम वे रमणी है। मतलब उससे हम रमने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है, ऐसा इसका मतलब होता है। अदिन्ना दाना मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग अदिन्न कहते हैं, अदिन्न, तो वो गलत है। तो अदिन्ना ही कहना चाहिए। अदिन्ना मतलब अदिन्न प्लस आदान, आदान ये इसका मतलब है, मतलब संधि है। तो आदान का मतलब होता है लेना, और अदिन्न का मतलब, दिन्न का मतलब होता है दिया हुआ, और अदिन्न मतलब नहीं दिया हुआ, लेना। इससे हम वे रमणी है, इससे हम मतलब हम इससे हम दूर जाते हैं, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। ऐसे ही मुसावादा मतलब झूठ बोलने से हम विरक्त हो जाएंगे, या वे रमणी हो जाएंगे। रम का मतलब होता है उसमें रमना। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं क्या मालूम? रमणीय का मतलब उसमें ज्यादा एंजॉय करना, प्लेजर करना। और वे क्या होता है उसका निगेटिव हो जाता है, मतलब हम उसमें ज्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं, उसमें एंजॉय नहीं करेंगे, उसको हम आसक्त नहीं होंगे, ऐसा ऐसा उसका मीनिंग है वे रमनी। ये एक्चुअली नाउन फॉर्म में है। तो कामेशु मिच्छाचारा। अभी ये मिच्छाचारा यानी जो हमारा वर्तन है, दुराचार है, उससे हम दूर जाते हैं, मतलब हम नहीं रमते हैं, ऐसा। तो कामे, यहाँ पे कामे सुमिच्छाचारा ऐसा नहीं कहना है। कामे ये सु इधर नहीं लगाना है, मी को नहीं लगाना है। और ये ठाना जो है, ये इस स्थान से, मतलब सूरा, मेरय, मज्ज और पमाद, ये जो सब स्थान जो है, ये जो अपना सूरा मेरय मज्ज और प्रमाद का जो स्थान है, प्रमाद का जो स्थान है, उससे हम क्या करें? दूर जाते हैं, मतलब विरह होता है, करना है। तो इसी तरह सब जो हमारा पंचशील जो है, या ये सब इस कौन सी विभक्ति में है? पंचमी विभक्ति में। ये आपको, मैंने आपको ये बताया। ओके, अभी पंचमी विभक्ति आपको मुझे लगता है सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ यहाँ पे रुकी, स्टॉप करते हैं अभी। 5:30 बजे। किसी को अगर कोई डाउट है तो और भी पूछ सकते हैं, और अगले क्लास में हम छठी विभक्ति लेंगे। लेकिन आज का जो गृह पाठ जो है, होमवर्क जो है, वो आपको क्या करना है? ये पंचमी का जो पाठ जो है, वो सारे शब्द, वो सारे सेंटेंस आपको क्या करना है? लिखना है, और उसका ट्रांसलेशन करना है पंचमी का।
और ट्रांसलेशन करना है उसी के साथ। अगर एक सेंटेंस हो गया, बालको गामस्मा विहारं गच्छति, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो फिर और आपको क्या करना है, इसे भविष्य काल में करना है और भूतकाल में करना है। और इसको अभी मैंने जो पढ़ाया है विद्यार्थ, तो उसमें भी करना है, उसको भी, इसको भी ट्राई करके देखो। मतलब ए, ये जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, हाँ, तो ये जो विद्यार्थ जो है उसके जो प्रत्यय है, तो उसमें भी आपको सेंटेंस ट्राई करना है। मतलब एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बनाने हैं आपको। मतलब ये अगर वर्तमान में दिया है तो भविष्यकाल, भूतकाल और विद्यार्थ मूड, ये 3 नए सेंटेंस बनाने हैं और उसका ट्रांसलेशन करना है। और ट्रांसलेशन करते वक्त हर शब्द का आपको क्या करना है, व्याकरण लिखना है, अलग से व्याकरण लिखना है। ये प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे, ये कंटिन्यू रखेंगे, ताकि अभी कितने भी साल हो गए तो भी आपको वो आप भूल नहीं सकेंगे, इतने आपको प्रैक्टिस करना है। और जिसका ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जिसका अच्छी तरह से हो गया, तो जो मैं अभी अगले ये खत्म होने के बाद मैं इकारांत शब्द लेने वाला हूँ, तो वो आपको आसानी से समझ जाएगा। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक आगे का नहीं समझेगा। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आप होमवर्क कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको सब जगह आसानी हो जाएगी और समझ भी आएगा। ओके, किसी को और कुछ डाउट है, प्लीज रेज हैंड, नहीं तो हम क्लोज कर देंगे अभी। अगर किसी को कुछ पूछना है ग्रामर के बारे में, जो आज के सब्जेक्ट। ओके कल्पा जी, प्लीज अनम्यूट माइक। हे होमवर्क मध्ये काय वाक्य सांगितले 4 प्रकारचे, प्लीज? जो जे होमवर्क मध्ये जे लिली डिसिल्वा मध्ये जे 25 वाक्य दिलेले आहेत, ते सगळे काय आहे, वर्तमान काळामध्ये आहे। ओके ओके, हा, तर तेच वाक्य तुम्हाला भविष्य काळामध्ये बनवायचे आहेत, नंतर भूतकाळामध्ये बनवायचे आहे आणि विद्यार्थामध्ये पण बनवायचे आहे। ओके, भविष्यभूत आणि हा, भूत आणि विद्यार्थ विद्यार्थी। एयुम, एयासी, एयाथ, आणि हे जे प्रत्यय जे आहे ना विद्यार्थ्याचे, जे मी तुम्हाला शिकवलं ना, करावे, धरावे वगैरे वगैरे, त्या पद्धतीचे सुद्धा, जसं की बालको गामस्मा विहारं गच्छेय, गच्छतीच्या ऐवजी काय येईल, गच्छेय किंवा गच्छे, म्हणजे मुलगा गावातून विहाराला, मुलाने गावातून विहाराला जावे, असं त्याचं ट्रान्सलेशन। ओके, म्हणजे विद्यार्थ्याचं तर तो पण ट्राय करा। जे वर्तमान काळात जे वाक्य असेल त्याचे परत भूत, भविष्य आणि विद्यार्थ्यामध्ये करून प्रत्येकांचं ग्रामर पण वेगळं लिहायचंय। नाही, एकदा का तुम्ही याचं ग्रामर लिहिलं ना वर्तमान काळाचं, तर तेच ग्रामर येणार आहे ना खाली, फक्त तुम्ही क्रियापद चेंज करा। एकदा वर्तमान काळातलं ग्रामर लिहिलं म्हणजे क्रियापद सोडून, तर तेच रिपीट होईल, फक्त तुमचा चेंज काय होईल, क्रियापद चेंज होईल। ओके ओके, ठीक आहे। आणि बऱ्याचदा अनम्यूट होत नाही, चॅट पण आम्हाला ऑपरेट करता येत नाही, हँड रेस पण होत नाही, बऱ्याचदा होते असं, तेही सांगायचं होतं। हा, मग आता त्याला मी काय करणार? नाही नाही, काय करू नका, फक्त सांगते। तुम्ही बघा, कोणी काही जरी प्रॉब्लेम आला ना, तर असं नाराज किंवा नाही नाही, नाराजच असं नाही, फक्त त्या वेळेला बोलता येत नाही, काय एवढंच सांगायचंय। टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे, तो तुमच्याही हातात नाही, माझ्याही हातात नाही, आलं लक्षात? नाही, पण माईक तो काय समजा मध्ये अनम्यूट नाही झालं तर चॅट मध्ये तरी लिहिता येईल, किंवा नाही, ते पण चॅट पण ओपन होत नाही असं। नाही, चार्ट एवढं वाचायला वेळ पण नाही, ओके, मला वेळ पण नाही, आणि संदेशजीला पण ते एवढं ऑपरेट करायला नाही। आता ते संदेशजी एवढं ऑपरेट करतायत तेच त्यांचं भरपूर झालं, पण
असं कोणी ठीक आहे. काही नाराज होऊ नका. जर समजा नाही नाही. माझ्याशी डायलॉग नाही झाला, सांगता नाही तुम्हाला कळालं ना, ते समाधान माना. हा आणि ओके, हा. ओके ठीक. नेक्स्ट नेक्स्ट बोला फटाफट. सर, मोरे. मला प्रश्न नाहीये माझा, पण मला ते चतुर्थ विभक्तीचं अभ्यास प्लीज परत जर पाठवला तर बरं होईल. मी केलेला नाहीये तो. मला नेटवर्क नव्हतं त्या दिवशी, त्यामुळे मी करू शकले नाही. तर मला परत पाठवला, ग्रुपवरती जरी पाठवला तरी मी करू शकते सर. मॅडम ग्रुपवरती मेसेज आहे ऑलरेडी. ठीक आहे, मी रिपीट करतो. ओके सर, थँक्यू. हा नेक्स्ट ओके मॅडम. हा हॅलो सर, जय भीम सर. हा जेबी मॅडम. हा सर, मला हे विचारायचं आहे की आपण भूतकाळ आणि भविष्यकाळामध्ये आणि विद्यार्थ्याचे वाक्य बनवणार आहोत, तर त्याचं परत ट्रान्सलेशन पण करायचं आहे का? म्हणजे मग पालीमध्ये ट्रान्सलेशन, लिहून ट्रान्सलेशन. ऑफकोर्स ट्रान्सलेशनच करायचं. आपला उद्देशच तो आहे. ट्रान्सलेशन करणं ओके हे ओके अल्टिमेट गोल आहे आपला. असं तर तुम्ही बघा, ओके सर. तुम्ही कधी कधी काय होतं, तुम्ही पालीमध्ये बरोबर लिहाल, पण हा ट्रान्सलेशन सर. मराठीतून तुमची बोली भाषा मराठी असल्यावरही चुकू शकतात. हो आलं सर, लक्षात? म्हणून ट्रान्सलेशन हे तर तेच महत्वाचं आहे. ट्रान्सलेशन ठीक ते आहे तर सर, ठीक करायचंच आहे. आहे त्यासाठी. ओके, थँक्यू सर. नेक्स्ट. ओके ओके, वेलकम. हाँ बोला. कल्पा जी प्लीज अनम्यूट माइक. जब भी मैं ऑप्शन देता हूँ माइक ऑन करने के लिए, तभी आपके फ्रंट में नोटिफिकेशन. हा हे प्रत्येक वाक्य, समजा आता 4 प्रकारचे वाक्य केले, तर मग त्याचे 4 ट्रान्सलेशन वाक्य होतील. असं करायचं का? 8 वाक्य होतील मग ते असं होईल? अहो तुम्हाला वर्तमान काळातलं वाक्य दिलं ना, हा की तुम्हाला भविष्याचं वाक्य बनायचंय, भूतकाळाचं बनायचं आणि विद्यार्थ्याचं बनायचं. म्हणजे ह्या एका वाक्याचे किती तयार होतील वाक्य? 1 2 3 आणि दिलेलं वाक्य 1 4. 4 वाक्य होतील. आणि त्या प्रत्येकाचं वर्तमान जे दिलेलं आहे वाक्य त्याचंही ट्रान्सलेशन करायचं. भविष्यकाळात तुम्ही जे बनवणार त्याचंही ट्रान्सलेशन मग करायचं. तेच ना, मुख्य हे 4 आणि मग त्यांचे ट्रान्सलेशन वाक्य 4 म्हणजे 8 होतील ना सर? असं काय करतात? अरे बापरे, तुम्ही इतकं नाही. बारीक कशाला विचारता हो मॅडम? हे ओके इतके ठीक आहे. साधे साधे गोष्ट तुम्हाला समजायला पाहिजे ना. होतात तर होऊ द्या. मला तेवढं विचारायची काय गरज आहे? 8 होतात का 4 होतात? मी तुम्हाला सांगितलं 4 बनवायचे आणि त्याचं ट्रान्सलेशन करायचे. मग त्याचे 8 हो का 12 हो का 100 हो. ओके नेक्स्ट. सोनाली मॅडम. सर, विद्यार्थ्याचे प्रत्यय सांगा ना सर प्लीज एकदा, आणि एखादं सेंटेन्स सांगता येईल तर. विद्यार्थ्याचे प्रत्यय जे आहेत ते मी शिकवलेले आहे, तुम्हाला सगळ्यांना लिहून पण दिलेले आहे. संदेशजी यांना विद्यार्थ्याचे प्रत्यय कसे पाठवायचे, काय पाठवायचे यांच्या सोनाली मिश्रा मॅडम ना, तुमच्या ग्रुपवर वगैरे कसे पाठवायचे ते बघा संदेशजी, किंवा यांना त्या मॅडम तुम्ही संदेशजी जे आहेत ना त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. ते तुम्हाला पाठवा प्रत्यय वगैरे काय जे आहे त्याचे उदाहरणं पण घेतलेले आहे आपण भरपूर, ते तुम्हाला सांगते. बहुतेक माझा तो मिस झाला असं. हा मिस झाला. ओके, बोला साळवे साहेब. हा सर, जय सर. हा सर, काय नाही, माझा प्रश्न काय नाही, आपलं छान समजते सर आपलं हे. फक्त एक माझी अशी कल्पना होती की आपण जे सांगितलं अपदान, संप्रदान आणि करण, या 3 कन्सेप्ट आहे सर. या करण, संप्रदान आणि अपदान थोड्या क्लिअर होणं गरजेचं आहे मला असं वाटतंय. करण आणि संप्रदान, अपदान. करणचा मतलब म्हणजे करण म्हणजे काय? क्रिया करणे. करण आलं लक्षात? तर कोणाच्या द्वारे करणे? तर ती तृतीया विभक्ती, त्याला त्यामुळे कर्ण म्हटलं जातं पालीमध्ये. आलं लक्षात?
तृतीय विभक्तीला काय म्हटलं जातं? करण. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय होतो की च्या द्वारे, च्या मार्फत. येस सर. हा. आणि हा हा संप्रदान मतलब संप्रदान म्हणजे संप्रदान म्हणजे देण्याची जी भूमिका जी आहे. म्हणजे एखाद्याला काही वस्तू आपण देतो, ददाती वगैरे, किंवा एखाद्याला लाभ होतो, तर तो लाभ केव्हा होतो? दिल्यानंतरच होतो ना. तर तिथे ही हो देण्याचीच भूमिका असते. तर संप्रदान म्हटलं, प्रदान म्हणजे काय? देणे. त्या त्या नावामध्येच अर्थ आहे ना, प्रदान, चतुर्थी विभक्ती. तर त्यामुळे चतुर्थी विभक्तीला प्रदान म्हटलं जातं. त्याला इंग्रजीमध्ये डेटिव्ह पण म्हटलं जातं. बर. डेटिव्ह म्हटलं जातं. हा. म्हणजे देण्याची क्रिया जी आहे ती याच्यामधून प्रदर्शित होते, आपल्या चतुर्थी विभक्तीमधून. कोणाच्या द्वारे, कोणाच्या मार्फत देण्याची क्रिया जी आहे ती कुठून, कोणामुळे होते? तर ते तृतीय विभक्ती म्हणजेच करण. म्हणजेच येस येस. ज्याच्या क्रिया केली जाते ना त्याला करण म्हटलं जातं. आणि पंचमीचा जो विषय जो आहे येस. तो विरहाचा विषय आहे. अपदान. अपदान म्हणजेच काय? दूर जाणे. हा. हा शब्दच त्यासाठी बनलेला आहे, दूर जाणे. म्हणजे त्याच्यावरूनच विरह. आपल्याला. हा. अच्छा. हो सर. हा. ठीक म्हणजे आहे सर. थँक्यू दूर सर. दूर जाण्याचाच शब्द जो आहे, अपदान असा आहे. त्यामुळे ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत, कर्ता, कम्म. कर्ता तुम्हाला माहिती आहे, क्रिया करणारा. कम्म म्हणजे ज्याच्यावर क्रिया केली जाते. करण म्हणजे ज्याच्याद्वारे क्रिया केली जाते. आणि चतुर्थी विभक्तीमध्ये ज्याच्यासाठी क्रिया केली जाते. आणि पंचमी म्हणजे काय? अपदान म्हणजे काय? ज्याच्यापासून क्रिया सुरू होते का अपदान म्हणतो. असा हा पंचमी पर्यंतचा ग्रामर मधले वर्ड्स आहेत. कर्ता, तत्तू, कम्म, करण, संप्रदान आणि अपदान, अशा पद्धतीने. बरोबर. ओके सर. थँक्यू.